अब हम डिस्कस करेंगे Node.js के मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम सीखेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। Node.js के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूजेस क्या है, कैसे बैकएंड में जावास्क्रिप्ट काम करती है विद द हेल्प ऑफ Node.js आर्किटेक्चर हम सीखने वाले हैं, और Node.js से हम क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं और एपीआई हमारे लिए क्यों जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या अंतर है। इस तरीके का एक डायग्राम बना रखा है मैंने आपके लिए। ये तो क्लाइंट साइड है और ये सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड पे आपका ब्राउजर है, आपका सिस्टम है, और सर्वर साइड पे एक डेटाबेस टाइप बना रखा है जिसमें आपकी फाइल्स स्टोर है। कोड जो ब्राउजर में रन होता है उसी को क्लाइंट साइड बोलते हैं। पहली बात ये तो आप सबको समझ ही गए होंगे, यहाँ ब्राउजर देख के जो भी कोड आपका ब्राउजर में है वो आपका क्लाइंट साइड है। जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और कोई भी यूआई लाइब्रेरी या कोई भी यूआई फ्रेमवर्क, वो सब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का पार्ट होगा, क्योंकि ये सब चीजें हम अपने ब्राउजर में देख सकते हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कोड यूजर की मशीन में रन होता है, लाइक कंप्यूटर या लैपटॉप, उस सबको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मल google.com खोल लो आप, google.com और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, जिसका आप सोर्स देख सकते हैं। सोर्स, ये सोर्स है आपकी फाइल्स का, ये कैसे कैसे HTML लिखी हुई हैं, क्या XML लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें जिसका सोर्स कोड आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से कुछ जाएंगे तो देखो सारा कुछ आप HTML पढ़ पाएंगे। जो सोर्स कोड आप पढ़ सकते हैं उसी को क्लाइंट साइड कहते हैं। सर्वर साइड का कोड आप नहीं पढ़ सकते। सर्वर साइड की सिर्फ आप एपीआई देख सकते हैं कि एपीआई किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, क्या प्रीव्यू है एपीआई का। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि क्लाइंट साइड क्या होता है। अब मैं देखो आपको सर्वर साइड समझाता हूँ। कोड जो सर्वर पे रन करता है उसी को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। इसको इस तरीके समझो, जैसे कि Node.js का कोड हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सारी चीजें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करती हैं। इसको इस तरीके समझो कि जो कोड सर्वर मशीन पर रन होता है, लाइक डेटा या फिर बिजनेस लॉजिक जो आप एपीआई में बनाते हैं, वो सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होता है। अब मैं रियल लाइफ इसको डेटा फ्लो समझाता हूँ आपको। एक यूजर है, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे google.com खोलना है, तो मैं HTTP रिक्वेस्ट डालूंगा google.com की इंटरनेट पे। इंटरनेट चेक करेगा अपने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे कि google.com से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एपीआई हो, HTML जो भी बननी हो, CSS जो भी बननी हो, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक जो भी लिख रखे हो, वो सारे हमें प्रोवाइड करा दो। यहाँ से आपको सारा डेटा मिलेगा इंटरनेट पे, और इंटरनेट वही सारा डेटा आपको HTTP रिस्पॉन्स में आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले करा देगा। तो एक फुल स्टैक में आप क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग दोनों यूज करके ही आपके सामने कोई वेबसाइट दिख पाएगी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि Node.js में रियल वर्ल्ड यूज क्या है Node.js का। देखिए रियल वर्ल्ड यूज की बात करें तो Node.js से आप वेब सर्विसेज बना सकते हैं, रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी एपीआई होती है बैकएंड की, या फिर बुकिंग सिस्टम में जो भी वेब सर्विसेज होती हैं या फिर रेस्ट एपीआई होती हैं, वो सब Node.js के थ्रू ही बनाई जाती हैं। रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करें तो चैट ऐप हो गया, लाइव अपडेट ऐप हो गया, ये सब भी Node.js के थ्रू बनता है। अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, इन सब की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी आप Node.js के थ्रू ही बना सकते हैं। CLI टूल हो गया, जैसे ऑटोमेशन टूल, स्क्रिप्टिंग टूल, ये भी CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस टूल, ये भी आप Node.js से बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि Node.js कैसे वर्क करती है बैकएंड में। तो इसको समझाने के लिए आपको Node.js का आर्किटेक्चर आना चाहिए, उसी के बाद आप सीख पाएंगे Node.js बैकएंड में किस तरीके से वर्क करती है। तो आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का होता है, देखने में थोड़ा सा बहुत खतरनाक लग रहा होगा आपको कि आप नहीं समझ पाएंगे, बट मैं इतना इजी तरीके से समझाऊंगा, ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि Node.js एक्चुअल में है क्या और वो कैसे हम इसको बैकएंड में यूज कर सकते हैं। तो Node.js एक सिंगल थ्रेडेड है और नॉन ब्लॉकिंग है। दूसरा, Node.js गूगल का V8 इंजन यूज करता है। तीसरा, ये हैंडल कर सकता है मल्टीपल रिक्वेस्ट इफेक्टिवली। आप कहोगे आपने बोला था सिंगल थ्रेडेड है, तो ये हैंडल कैसे कर सकता है मल्टीपल रिक्वेस्ट इफेक्टिवली। मैंने ये भी बोला था ये नॉन ब्लॉकिंग है, तो मतलब ये कुछ इसके अंदर एक ऐसी फंक्शनलिटी भी होती है कि एक साथ ये पैरेलली मल्टीपल एप्लीकेशन को, मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ हैंडल कर सकता है, उसी को बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये हैंडल कर सकता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी, और ये सिंगल थ्रेडेड भी है। वो मैं इस आर्किटेक्चर से आपको कंफर्म करूंगा ये कैसे कैसे वर्क करता है। चलो समझते हैं। चलो पहला स्टेप तो होता है देखो एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन मतलब यूजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। आप यहाँ बैठे हैं और एप्लीकेशन को यहाँ देख रहे हैं, बस आपके लिए इतना दिख रहा है जितना ये है। उसके बाद कोई भी यूजर होता है, रिक्वेस्ट रेज करता है,
कोई भी एप्लीकेशन HTTP रिक्वेस्ट रेज करेगा तो पहले वो जाएगी रिक्वेस्ट V8 इंजन के पास। V8 इंजन उस रिक्वेस्ट को Node.js बाइंडिंग के थ्रू इवेंट क्यू पे भेज देगा। इवेंट क्यू पे क्या काम होगा? इवेंट क्यू का काम आपको पता होना चाहिए। इवेंट क्यू अगर वो सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर नॉर्मल कोई फंक्शन है, तो वो हैंडल करेगा सेम थ्रेड में ही। सेम थ्रेड का मतलब इवेंट क्यू में ही जाके उसे डाल देगा, तो उसको कहीं आगे नहीं ले जाएगा, कहीं नहीं फंसेगा, यहीं पे डाल देगा, यहाँ से वापस आएगा, V8 इंजन उसको प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले करा देगा। बहुत ही सिंपल कोड है। तो अगर उसका इनपुट आउटपुट हैवी है, लाइक डेटाबेस क्वेरी है, एपीआई है, कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन है या फिर इस तरीके का कुछ है, तो वो इवेंट क्यू पहले उसको चेक करेगा। तो ये चेक करेगा इवेंट क्यू, ये तो कॉम्प्लेक्स एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, तो वो इसको इवेंट लूप को भेज देगा। तो इवेंट लूप इसको चेक करेगा, ये तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, तो वो थ्रेडेड पूल में भेज देगा। थ्रेडेड पूल में जाके वो सेव हो जाएगा फाइल सिस्टम, जैसे नेटवर्क हो गया, फाइल सिस्टम्स हो गए, कुछ प्रोसेस हो गए। इसके बाद पहले ये इवेंट क्यू खाली होगी, जो भी इसके ऑपरेशन है, उसके बाद सिंगल थ्रेड पूल एक एक करके यहाँ से कंप्लीट होके इवेंट क्यू में डल जाएगा। इवेंट क्यू से फिर V8 पे चला जाएगा, फिर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से होल Node.js आर्किटेक्चर काम करता है। ये है Node.js का पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, जो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि Node.js के आर्किटेक्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब आते हैं कि Node.js से आप क्या क्या चीज बिल्ड कर सकते हैं। तो देखो, मैंने ऑलरेडी आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बता दिया था। REST API बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Express.js, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। इस तरीके की चीजें हम Node.js से बना सकते हैं। बट एक नॉर्मल एक टिप ये बताता हूँ आपको, अगर जावास्क्रिप्ट Node.js जावास्क्रिप्ट यूज करता है ना, अगर फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट यूज करे और बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है लाइक Node.js, तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी फास्टेस्ट हो जाती है, क्योंकि सेम उसके अंदर लैंग्वेज यूज हो रही है। अब लास्ट में आते हैं एपीआई क्यों जरूरी है वेब डेवलपमेंट में। देखिए, एपीआई की फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आपको पहले। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है फ्रंट एंड और बैक एंड में। फॉर एग्जांपल, ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है ना, वो बैक एंड से प्रोडक्ट मिलता है और वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होता है। इस तरीके का समझ लीजिए, बैक एंड ने एपीआई पे जितना भी प्रोडक्ट भेजा है वो मैं आपको डिस्प्ले करा कर रहा हूँ। आप Amazon.com खोलेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट Amazon.com पे आपको विजिबल हो रहे हैं वो बैक एंड से ही आ रहे हैं, उनकी डिटेल वो आपको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो रही है। उसी को एपीआई बोलते हैं। एपीआई का ये यूज होता है। बेनिफिट की बात करें एपीआई बेनिफिट की, तो ये डेटा शेयरिंग के काम करता है बिटवीन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशन के बीच में डेटा शेयरिंग का काम करता है। एपीआई का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल, आप अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसमें पेमेंट पेज बनाते हैं, तो रोजर पे और ये सब पेपाल और ये सब यूज करते हैं पेमेंट का। तो ये सब एक थर्ड पार्टी एपीआई, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो अपनी एपीआई देती है, जो आप अपनी एप्लीकेशन में जाके लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वेदर एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया था, मैप्स का प्रोजेक्ट बनाया था, वो सब एपीआई थर्ड पार्टी एपीआई हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर पा रहे हैं। तो इसका एक और बेनिफिट क्या हो गया, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन एपीआई को भी आप यूज कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड में। जरूरी नहीं है बैक एंड आपको ही बनाना है, बैक एंड कहीं और से उठा लो, फ्रंट एंड में जाके उसको इंप्लीमेंट कर दो। तीसरी चीज इजी टू मेंटेन है। ये हम एक साथ ही फ्रंट एंड बनाते वहीं बैक एंड बनाते तो दोनों को मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता, इसलिए हमने दोनों चीजों को सेपरेट रखा। अगर इश्यू आएगा कोई फ्रंट एंड में तो हम फ्रंट एंड वाले बंदे से सॉल्व करा लेंगे, बैक एंड में इश्यू आएगा तो बैक एंड टीम काम कर लेगी, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, Node.js के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे समझाने थे आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के कुछ फंडामेंटल सीखेंगे जो Node.js में यूज होते हैं। उसी के बाद ही आप Node.js को इजीली तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं कोर्स इस तरीके का बनाना चाहता हूँ कि हर एक के समझ आए। ये नहीं है कि कुछ लोग ही से समझ पा रहे हैं, बाकी लोगों के ये ऊपर से जा रहा है। तो इसलिए मैं इसको इतना इजी करके समझाऊंगा, नॉर्मल फ्रेशर लेवल का बंदा भी और एक हाई लेवल का बंदे को भी वो अच्छा लगे कि मेरे को भी सब चीज समझ आ रही है।